हेलो दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीए फाउंडेशन का पेपर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इस लॉकडाउन के वजह से यू कैन सी दैट के एवरीवन आर रनिंग बिहाइंड ऑनलाइन क्लासेस एंड सो वी आर। बिफोर गोइंग थ्रू द सेशन, आई थिंक वी शुड हैव लिटिल मोर फन। सभी ऑनलाइन क्लासेस के वजह से सब लोग एक जैसी लैपटॉप पे बोर हो गए, तो आई थॉट दैट आई शुड कम अप विथ अ न्यू वन एंड बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास एंड एज यूजुअल वी हैव अ लॉट ऑफ फन थ्रू आउट द सेशन। During this class also I felt that before starting we should have certain fun and accordingly I have planned this. जैसे स्क्रीन पे यू कैन सी दैट के ड्यू टू दिस लॉकडाउन एवरीवेयर देयर इज ऑनलाइन क्लासेस एंड यू कैन सी दिस बॉयज बिना नहाए धोए वो लैपटॉप के सामने आ जाते, एंड एट द सेम टाइम देयर आर गर्ल्स हु गेट अप एट 6 in the morning and dress herself in a manner that वो कोई क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करने नहीं बल्कि कोई पार्टी में जा रही है। तो दिस इज हाउ the fashion goes on. Further, इस लॉकडाउन ने हम सभी को फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। तो मैंने गूगल पे से कुछ कैरेक्टर सर्च करके निकाले और मैंने सोचा क्यों ना इस कैरेक्टर्स को अपने क्लासेस के सभी कैरेक्टर से रिलेट किया जाए। तो some of the few I have found and accordingly I have put down in my lecture today. आप लोगों को गेस करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन है, बट बिफोर गोइंग फर्दर मुझे सिर्फ ये बताना है कि देयर विल बी लॉट ऑफ फन, और जो स्टूडेंट दिल से कमजोर है, वीक एट हार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू स्टे अवे फ्रॉम दिस क्लास because I am definitely going to crack the nuts throughout the sessions. तो on your screen you can see that कि जो पर्सन आने वाला है, ये कटिंग सलून बंद होने की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। इन्हें एम्बी जवर्स का दबंग भी कहा जाता है, और जब दूर कहीं बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माँ कहती है बेटा पढ़ाई कर ले नहीं तो ये बंदा आ जाएगा। जरा गेस करके बताइए कि कौन है ये। नाउ सी, ये बंदे की इस तरीके से हालत हो गई है, और जैसे ही मैंने दबंग नाम लिया तो आप सबके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आ रहा है, और वो है अपने चहीते पदम पाटिल सर। तो पदम पाटिल द वे ये थ्रू आउट द सेशंस, वो थ्रू आउट द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की दौड़ में वो कटिंग सलून जाना ही भूल गए। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस स्टाइलिश, लविंग, फैशनेबल। लॉकडाउन में भी ये बंदा अपना स्वैग नहीं भूला, और इस बंदे का नाम है प्रयाग पाटिल। हाय प्रयाग, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज व्हाट द प्रयाग हैज डन, मेंटेन हिज फैशन। नाउ दिस इज द थर्ड वन। बिफोर लॉकडाउन ही वाज सलमान खान, बट टुडे ही इज लुकिंग लाइक एन अमजद खान। See this. Guess who is he? Now he is our loving Shreyas. Hi Shreyas. Hope you are doing fine. Next slides relate to one of the girl who has got frustrated as she is not able to meet her loved ones in this lockdown. Guess who is he? Who is she? Anyone please help her. Please guess who is she? She is Rajni. Hi Rajni. How are you? Next one, ये महाशय ऑनलाइन क्लासेस में इतने मस्त है कि सुबह शाम क्लासेस के वजह से भूल गए कि सुबह नहाना भी होता है। ये बंदे, ही इज अ हैंडसम पर्सन, बोल्ड, और लड़कियों की दिल की धड़कन।
गेस हु इज ही? ये अपने चहीते करण काबरा सर। देखिए उनकी हालत कैसी हो गई है। नेक्स्ट वन, she is a person trying hard to study and convince her parents that she will come in rank. देखिए किस तरीके से वो पढ़ाई कर रही है। हाय समीक्षा, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन, बट स्टडी सीरियसली। नेक्स्ट, इनके बारे में मैंने काफी सोचा कि ये स्लाइड्स में मैं लूं कि नहीं, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि यही एक जगह है जहां मैं अपना बदला निकाल सकता हूं। और ये लेडी है, शी कुड नॉट मूव आउट टू अ पार्लर, और इन्हें आधी रात को देख ले तो ऐसा लगे कि कोई भूत आ गया है बोल के। शी इज माई वाइफ स्मिता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये स्लाइड्स वहां तक ना पहुंचे। ये बंदा got annoyed because his daughter and son got returned from an hostel and they are not allowing him to make videos. लेकिन उन्हें एक सॉल्यूशन मिल गया और उन्होंने इस तरीके से फाइनली अपने वीडियोस बनाए। गेस ये कौन है? ये अपने लविंग, कूल, रिफ्रेशिंग, आई नो यू हैव गेस्ड इट प्रॉपरली, ये अपने झवस है। देखिए किस तरीके से बेचारे वीडियोस बना रहे और परेशान है। सो दिस वाज ऑन द jovial side. I hope you have not taken it personally. Rajni, Shreyas, it was just for fun. Now, on a serious note, इस लॉकडाउन की वजह से एक चीज तो साफ हो गई है कि भगवान की मर्जी के आगे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती, और ये आज हम देख रहे। We are lucky that we are in a safe zone. All the teachers are taking extreme efforts to ensure that your studies are not getting suffered. So we are good enough to have such dedicated teachers. Again, we are so blessed to have caring and hardworking parents to give us such a beautiful and safe environment. In spite of lockdown, we all are enjoying it like an unplanned vacation. लेकिन एक जन है जो 24/7 still working hard to determine to provide us with comfortable life as usual, and that is our mother, a respected mother. Remember, dear student, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा। There is no substitute to hard work. Remember, the diver, whenever he goes deep into the ocean, he brings something valuable. जो किनारे पर बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। So dear friends, you are a swimmer, you are a diver who has been dedicatedly trained by Jawar sir, Padam sir, Karan sir and all other teachers. And I am sure that you are going to become successful in these and coming years. Don't waste your nights sleeping and days eating. You were born as a priceless gem. Remember, when you came in this world, you cried and everyone laughed. Live a life in such a manner that when you are gone, you laughed and everyone should cry. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा सके. So dear student, you all are here with some objective,
and I'm sure that you're going to fulfill yours and others' dream. So make best of your life and study hard. With this small note, now I feel that we should start with our subject. Now I'm going to teach you all CA Foundation Paper 2 Business Laws and Business Correspondence and Reporting. That consists of section A, Business Laws, which covers 60 marks, and section B, Business Correspondence and Reporting, which has been given a weightage of 40 marks. Business law is nothing but a law relating to the business, यानी व्यापार से रिलेटेड कानून. और बिजनेस करस्पॉन्डेंस कवर कर रहा है कम्युनिकेशन. करस्पॉन्डेंस का मीनिंग है कम्युनिकेशन. बिजनेस व्यापार में अ बिजनेसमैन कम्युनिकेट्स विथ various agencies, various people, customers, suppliers, departments such as income tax, GST department, and only with an objective of increasing that communication skill. ये सेक्शन बी इंक्लूड किया गया है आपके सब्जेक्ट में. Over the period of years, it has been found that के chartered accountant, though they are very skillful, but they are not able to put down their intelligence on paper. In order to increase their skill, this part has been included. Now the question arises कि law होता क्या है? Law का meaning है कानून. It means rules and regulation, and that rules and regulation has to be followed by everyone. That rules and regulation are designed to control the human behavior. जैसे कि एक small example लेते हैं कि अगर आप घर में रहते हो तो घर के कुछ कायदे कानून होते हैं, rules and regulations होते हैं, वो सभी को follow करने होते हैं. If you don't follow that rules and regulation, पिताजी बम्स पे दनादन देते हैं, so that is called as a law. Similarly, if you live in a nation, you have to follow the rules of land, law of land. So law is nothing but it is a mechanism for regulating human conduct in a society. It consists of rules, principles enforced by an authority to regulate people behavior with a view to secure justice, peaceful living and social security. तो ये है क्या law? ये rules and regulation है human behavior को guide करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए. जस्ट इमेजिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे तो हर एक बंदे को लगेगा कि वो एक लीडर है, एंड देयर विल बी अ केओस, देयर विल बी अ फाइट्स, देयर विल बी अ डिस्प्यूट. तो ये सभी को अवॉइड करने के लिए देयर हैज टू बी अ लॉ. नाउ व्हाट इज अ बिजनेस लॉ? जैसे कि अपन ने देखा लॉ इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन. तो बिजनेस लॉ इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस. अर्लियर इट वाज नेम्ड एज मर्केंटाइल लॉ. फाउंडेशन के अंदर द नेम हैज बीन चेंज फ्रॉम मर्केंटाइल लॉ टू बिजनेस लॉ. तो बिजनेस लॉ यानी व्यापार से रिलेटेड कानून. बिजनेस में देर आर वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस ट्रांजेक्शंस, देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स, देर इज अ परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, देर इज अ पार्टनरशिप, partners carry on the business, there is a companies, there is a negotiable instruments such as issue of checks, demand drafts, issue of promissory notes, then there is an insurance transaction, there is a carriage, transportation of goods. तो ये सब ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं और इन सब ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस लॉ रेगुलेट्स करता है, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. जस्ट इमेजिन कि अगर बिजनेस में भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ इन अ बिजनेस, अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी ऑन द बिजनेस विदाउट बिजनेस लॉ. The object of business law is to introduce a certainty and definiteness in business transaction. That is nothing but business law defines the framework कि कौन सी हद में रह के आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने हैं जो अपन आगे स्टडी करने वाले. अब सबसे पहले लॉ किस तरीके से बनता है ये इंपॉर्टेंट है. अपन
काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लॉ है, ये एक्ट है। नाउ द थिंग इज, कोई भी लॉ बनने से पहले गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस सेक्टर में देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द बिजनेस, is related with export, is related with traffic or any condition. So they find out the problems associated with all these cases, and then they come up with certain solution rule books. Simply defining a rules or simply making down on the books or on the paper various rules, it's not going to work out. तो ये रूल बुक्स को गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू पास करता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट उस रूल बुक्स को अपना कंसेंट यानी सिग्नेचर देता है, एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर रूल और लॉ बिकम्स एन एक्ट जो सबको फॉलो करना होता है। तो इसी पायदान से, इसी पर्टिकुलर स्टेप से बिजनेस लॉ भी पास हुआ है, और बिजनेस लॉ में देयर आर वैरायटी ऑफ एक्ट्स दैट हैज बीन पास जो अपने को स्टडी करना है। नाउ बिजनेस लॉ कवर्स these 5 acts. First is a Indian Contract Act. Second one is a Sale of Goods Act. Third one is a Partnership Act. Fourth one is a Limited Liability Partnership Act. And last one is a Companies Act. In case of a business law, there are various acts, but for your syllabus purpose, they have covered only these 5 acts. Now, if you look at the first act, Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act and Partnership Act was also a part of an Indian Contract Act earlier. But in 1930, गवर्नमेंट फेल दैट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बल्कि हो गया है, उसको प्रिसाइज करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। तो 1930 में ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसे 2 एक्ट बन गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन 1932 में गवर्नमेंट को फिर से लगा कि स्टिल देयर इज अ नीड टू मेक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सम मोर प्रिसाइज। तो उन्होंने सभी प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड थे उसे 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया, और वो बन गया सेपरेट एक्ट, उसे बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ as the name implies, this is one of the business law. इस particular act के अंदर you are going to study about a contract. लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम तो दिया गया है, लेकिन इसके आगे 1872 भी लगा है। 1872 इसीलिए लगा है क्योंकि ये 1872 में पास हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1872 में तो भारत पे इंग्लिश का कंट्रोल था, इंग्लिश रूल था, तो नो डाउट ब्रिटिश यूज्ड टू कंट्रोल इंडिया इन 1872, लेकिन पार्लियामेंट इंडिया का ही था, और इस इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास हुआ है, इसीलिए इस एक्ट को नाम दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कि it has been named as an Indian Contract Act, it simply means that it is entirely related with contract. Now the question arises, what is a contract? Contract is nothing but it is simple to understand कि आप डे टू डे आप खुद n नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। जैसे आपने किसी को कोई चीज प्रॉमिस किया, या आपको किसी ने कोई ऑफर दिया और आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो that you call it as a contract in day-to-day life. But according to Indian Contract Act, when a person offers something and you accept that particular offer, here under the Indian Contract Act, it is named as not a contract, but it is named as an agreement. And that agreement will become a contract
only when there are certain conditions that has to be fulfilled that we are going to see one by one later on. फिल वक्त के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट इज नथिंग बट it ultimately leads to a contract if certain additional conditions are satisfied. An agreement is nothing but offer plus acceptance. कोई किसी को कोई ऑफर देता है और वो सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे बोला जाता है एग्रीमेंट. क्या सभी एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? विल सी टू इट. बट बिफोर मूविंग फर्दर, आई जस्ट वांटेड यू टू रिफर टू दिस पर्टिकुलर movie clip, and with the help of this I want to explain what is an agreement. जल्दी करो, आओ. चलो चलो. तुम तो 4 लोग हो. हाँ है तो क्या हुआ, अब चलो. पहला नियम, सौदे को बदलो मत. हमारे बीच सौदा 3 लोगों का हुआ था जिनका कुल वजन 254 किलो होगा. अच्छा, पर अब ये नया सौदा है. अब और 80 किलो का मतलब है कार का पेट्रोल हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा. कहीं रुक के पेट्रोल भरा लेंगे. कहीं रुकने का मतलब है हमारा पहचाने जाना, और पहचाने जाने का मतलब है हमारा पकड़े जाना. 80 किलो ज्यादा बढ़ने से जो मैंने कार में पुलिस से बचकर भागने के लिए कोनी शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन लगाए हैं वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे. जिसका मतलब है पुलिस पीछा करेगी तो हम भाग नहीं पाएंगे, और अगर भाग नहीं पाए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी. मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता, तुम पकड़े नहीं जाना चाहते. जल्दी कार चलाओ वरना गोली तुम्हारे भेजे में घुसा दूंगा. तो गाड़ी कौन चलाएगा? इसे उड़ा दो, गाड़ी मैं चलाऊंगा. इग्निशन कोड के बिना तुम नहीं चला सकते. 3 लोग, 254 किलो वजन, यही सौदा तय हुआ था. तीन लोग, 254 किलो वजन. बेल्ट बांधो. So, my dear friends, with the help of this video clip, I hope you might have understood what is an agreement. Agreement is nothing but जिसे हिंदी में कहा जाता है सौदा. One of the person who is called as an offerer, who gives an offer to the other party, and that other party is called as an offeree. That offeree, if he is ready with the terms and condition of the offerer, gives his acceptance to that particular offer. And once the acceptance has been given, that particular transactions becomes an agreement. जैसा आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि offerer has given an offer with certain conditions. और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? वन वॉज अ स्पेसिफिक वेट, एंड सेकेंड वॉज नंबर ऑफ पर्सन टू ट्रैवल इन दैट व्हीकल. इफ देर इज अ स्लाइट चेंज, देन ऑफरर इज एंटाइटल्ड टू कैंसल दैट पर्टिकुलर ऑफर. तो यहां पे एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी को ऑफर देता है अटैच विथ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, और वो पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देता है, तो उसे बोला जाएगा एग्रीमेंट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सभी एग्रीमेंट को यू विल कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट? नाउ हियर विद द हेल्प ऑफ दीज सर्टन एग्जांपल्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि whether the agreement will become a contract or not. We'll see to it. Now these are some of the examples. Now the first example I am coming through. This is an example of Sunil and his wife Radhika. Now actually में हुआ क्या कि सुनील और उसकी वाइफ के बीच में एक घमासान झगड़ा हो गया. अब जैसे कि नॉर्मली इंडियन हाउसेस में होता है कि जैसे झगड़ा चालू हो जाता है, वाइफ स्टार्ट क्राइंग. तो इस केस में भी ऐसी हुआ कि वाइफ रोने लग गई और सुनील काफी घबरा गया. तो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट के
राधिका अपना रोना बंद करे, सुनील ने उसे अपना एक गोल्ड नेकलेस ऑफर किया कि वो आज शाम में जब घर पे आएगा तो वो राधिका को एक गोल्ड नेकलेस देगा, लेकिन प्रोवाइडेड राधिका आगे से झगड़ा नहीं करेंगी। तो जैसे ही राधिका ने गोल्ड नेकलेस का नाम सुना, उसका रोना बंद हो गया और उसने उस ऑफर को जो सुनील ने उसे दिया था उसे उसने एक्सेप्टेंस दे दिया और उसने प्रॉमिस किया कि गोल्ड नेकलेस लेने के बाद वो अब न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो माय क्वेश्चन इज कि वेदर दिस पर्टिकुलर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कैन बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। थिंक अबाउट इट कि ये एग्जाम्पल सुनील और राधिका का जो दोनों के बीच में तय हुआ है, क्या आप उसे एग्रीमेंट बोलेंगे, सौदा बोलेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। जब तक आप सोचते हो, we'll go down to the next example. I'll give you the answer. सभी चीज के I'm going to give you the answer, don't worry. Think about it कि ये एग्जाम्पल में ये ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट बोला जाएगा कि नहीं। Now come to the second example. Second example is between Aditya and his girlfriend Seema. Aditya stood first in the college and he invited Seema for a party. And as Seema was his girlfriend, उसने सोचा कि अगर सीमा उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो he is going to give a grand party. And luckily सीमा ने उस पार्टी का एक्सेप्टेंस आदित्य को दे दिया and she promised that कि she will come to the party. Now again my question is, a transactions between Aditya and Seema is an agreement, and if it is an agreement, which type of an agreement you will call it as? Again you think about it. आगे बढ़ते थर्ड एग्जाम्पल को देखते। ये एग्जाम्पल है शाह सर का। मिस्टर शाह वांट टू सेल हिज कार फॉर ₹3 लाख। कार का ऑफर शाह सर ने दिया कि उन्हें 3 लाख रुपए में इस गाड़ी को बेचना है एंड मिस्टर राज केम अप विथ एन एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस टू पे ₹3 लाख। राज ने बोला कि वो गाड़ी रेडी है परचेस करने के लिए और उसके 3 लाख रुपए देने के लिए भी वो तैयार है। क्या इस ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट बोलेंगे? थिंक अबाउट इट। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। इन द फोर्थ एग्जाम्पल देयर वॉज वन मस्जिद जिसकी एक पर्टिकुलर दीवार बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी। डिलैपिडेटेड का मीनिंग है खस्ता हालत में थी, कभी भी गिर सकती थी। एक नमाजी पर्सन था जिसका नाम था आमिर, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ने उस मस्जिद में आता था और जब भी वो उस डिलैपिडेटेड वॉल को, खस्ता वॉल को, दीवार को देखता था तो वो उस केयरटेकर को चिल्लाता था कि आप इस दीवार को रिपेयर क्यों नहीं करवाते हो। बेचारा केयरटेकर तो एक मामूली सा आदमी था, उसके पास कहां से पैसे रहेंगे कि वो वॉल को रिपेयर करवा सके। तो उसने एक दिन आमिर से कहा कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप ही इस दीवार को क्यों रिपेयर नहीं करवा देते हो। तो आमिर ने कहा कि ठीक है, मैं इस वॉल को रिपेयर करवाने के लिए रेडी हूं, कितना खर्चा आएगा? केयरटेकर ने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए इस वॉल को रिपेयर करवाने का खर्चा आएगा। तो आमिर ने उसे ऑफर दिया कि ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा एज अ डोनेशन और आप इस वॉल को रिपेयर करवा लेना, जो उस केयरटेकर ने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज कि वेदर
it is an agreement or not. तो ये 4 examples we have seen. पहला एग्जाम्पल सुनील और उसकी वाइफ राधिका के बीच में झगड़े का है, जहां पे सुनील ने गोल्ड नेकलेस राधिका को ऑफर किया और राधिका ने उस गोल्ड नेकलेस के बदले में उसे शांति देने का प्रस्ताव रखा। सेकेंड एग्जाम्पल में आदित्य ने सीमा को पार्टी में इनवाइट किया और सीमा ने उस पार्टी का एक्सेप्टेंस कबूल कर लिया, दे दिया। थर्ड एग्जाम्पल में शाह ने मिस्टर राज को अपनी गाड़ी देने का वादा किया, जिसके बदले में राज ने 3 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। और फोर्थ एग्जाम्पल में आमिर ने केयरटेकर को 20,000 रुपए देके वॉल को रिपेयर करवाने का प्रॉमिस लिया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये चारों भी एग्जाम्पल में इसे एग्रीमेंट बोला जाएगा? अगर ये एग्रीमेंट है तो कौन से टाइप का एग्रीमेंट है? जस्ट थिंक अबाउट इट। चारों एग्जाम्पल का आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर। इसके अलावा विल सी टू इट कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, वेदर इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट अगर बनना है तो देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशन दैट हैज टू बी अटैच्ड टू एन एग्रीमेंट। तो आप ये चारों एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि ये एग्रीमेंट है या नहीं है, अगर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। इन द मीन टाइम मैं जवाहर सर, करण सर, पदम सर और माय बिलवर्ड वाइफ स्मिता से मैं जरा माफी मांग के आता हूं फॉर मेकिंग फन ऑफ देम। थैंक यू। Bye everyone.